हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। और वो जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूप। ठीक है। पारंपरिक रंगमंच के स्रोत और शैलियाँ। इन सामान्य प्रवृत्तियों के अनेक हमारे पारंपरिक नाट्य रूप में बड़ी क्षेत्रीय विविधताएं हैं। मतलब बहुत सारी उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, बहुत सारी अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये तो पारंपरिक नाट्य की विशेषता होती है कि उसका जन्म और उसका विकास परंपरागत संस्कृति के मध्य होता है और बराबर उसी के परिवेश में रहता हुआ उससे पोषित होता है और संस्कृत के नए नए तत्वों को ग्रहण करता रहता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, वो किसी भी रिलीजन में जन्म ले, वो उस रिलीजन के तौर पे बड़ा होता है। ठीक है। बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं जो नास्तिक बन जाते हैं, वो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उस बच्चे का उस रिलीजन में बिलीव करना, उसकी फैमिली, उसका जो पौधा लगा था ना, वो उससे ही था, उसको बचपन से वो चीज़ सिखाए। तो सेम वही चीज़ जो थी पारंपरिक नाट्य में है कि वो बहुत पुराने टाइम से है और इसकी लैंग्वेज, इसकी सारी चीज़ें बहुत पुराने टाइम से इसके अंदर है और ये उसी के अंदर अपने आप में प्रैक्टिस करता है और अपने आप को उभारता है। इसी से विशाल देश में जनपदीय संस्कृति और लोक व्यवहार और प्रकृति परिदृश्य में जितनी विविधताएं हैं उतनी ही विविधता हमारे पारंपरिक रंगमंच में भी है। ठीक है। जितनी वैरायटीज़, जितनी चीज़ें हमें अलग अलग जगह मिलती हैं उतनी ही रंगमंच में भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ये बात बताई जा रही है। हमारे पारंपरिक नाट्य रूप दो प्रमुख धाराओं में विकसित हुए। एक लौकिक प्रमुखान्मूलक नाट्य जैसे नौटंकी, स्वांग, तमाशा, ख्याल, बेदिशिया और जात्रा आदि। दूसरे मंदिर अथवा धार्मिक संप्रदायों पर आरक्षित धार्मिक पौराणिक नाट्य जैसे तेरुकुत्तु, अंकी या नाट, रासलीला, रामलीला। ठीक है। अब ये जितने मैंने नाम आपको पढ़ के सुनाए ना, इनको हम डीपली पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता था और ये एक्चुअली में क्यों इनको प्रायोरिटी दी गई है सिलेबस के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा रामलीला। उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप है रामलीला। उत्तर भारत है नॉर्थ इंडिया। ठीक है। इसकी कई शताब्दियों की परंपराएं हैं और नाटकीय तत्वों और व्यवहारों की दृष्टि से यह नाट्य रूप अत्यंत समृद्ध है। रामलीला की कई क्षेत्रीय शैलियाँ भी हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रामलीला का प्रदर्शन नगर नगर और ग्राम ग्राम होता है। उत्तर भारत का शायद कोई ऐसा ग्राम या नगरवासी होगा जिसने रामलीला ना देखी हो या कम से कम उसके संबंध में सुना ना हो। ये समूचे समुदाय की कलात्मक, धार्मिक और रूढ़िपरक अभिव्यक्ति है जिसका प्रचार और लोकप्रियता सभ्यता के नवीन प्रसार के साथ भी कम नहीं हुआ है। मतलब इस लाइन में बोला जा रहा है कि ये धार्मिक और पुरानी एक ऐसी चीज़ है जिसका जो डेवलपमेंट है वो समाज के साथ रेगुलर बेसिस पे हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है तो उसको ख़त्म कर दिया गया, नहीं, वो आज के टाइम पे 2023 लग गया तब भी वो चीज़ जो है एक अभी तक हमारे सामने रखी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रामलीला का प्रचलन सबसे अधिक है, सबसे अधिक वहाँ पे सबसे अधिक होता है। दिल्ली में जो होता है वो उससे भी कई गुना वहाँ पर होता है। ये चीज़ है। रामलीला का अर्थ है विष्णु के अवतार राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का नाटकीकरण। ठीक है। आपने देखा होगा उसमें हमारे सारे अभिनय कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है। पुरानी क्लास से रिलेट करें तो साज सज्जा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेशभूषण होते हैं और उन सब के रिगार्डिंग ही एक नाटक को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध के पश्चात अयोध्या में राज्याभिषेक तक की सभी प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है। रामलीला तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर आधारित है। लीला प्रदर्शन में मानस का पाठ निरंतर चलता रहता है। कहीं कहीं पर जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में यथेश्याम रामायण से भी कुछ अंश पाठ ले लिए गए हैं, लेकिन रामलीला में प्रमुख जो आधार है वो रामचरितमानस के ही हैं। ठीक है। रामलीला के प्रदर्शन में अभिनेताओं को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता का स्वरूप कहा जाता है। दर्शक मंडली उसे सचमुच ईश्वर का रूप ही मानते हैं और सभी लोग उनके सम्मुख सिर झुकाते हैं, उनके बोले हुए संवाद को बड़े श्रद्धा भाव से सुनते हैं। रामलीला देखना दर्शकों के लिए उनकी भक्ति भावना और पूजा की अभिव्यक्ति है। राम के गंभीर व्यक्तित्व और उनके मर्यादा पुरुषों
पुरुषोत्तम होने की परंपरा वाल्मीकि से चली आ रही थी, परंतु तुलसीदास ने राम और सीता और अन्य पात्रों को जो गरिमा और महत्ता प्रदान की है, रामलीला के छोटे से छोटे प्रदर्शन में भी रामचरित्र की वे गरिमा व्याप्त रहती है। अभिनेता और दर्शक सभी उनकी रक्षा करते हैं और रामलीला में कभी दर्शकों की ओर से कोई बद्दी टिप्पणी या मजाक नहीं होता है, ना ही अभिनय में तनिक भद्दापन आने पाता है। रामलीला प्रदर्शन का वातावरण पूजा भावनाओं के भांति शुद्ध और पवित्र रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी लिख सकते हो, आपने भी रामलीला सुनी होगी, देखी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से रामलीला को अटेंड कर सकते हो और ये टॉपिक आपको लिखना ज़रूरी है। भारतीय नाट्य परंपरा में रामकथा की प्रस्तुतिकरण की शैली के संकेत बहुत प्राचीन समय से मिलने लगते हैं। रामकथा के महाकाव्य आधारित प्रस्तुतिकरण का सबसे प्रथम उल्लेख महाभारत के पर्व हरिवंश पुराण में मिलता है। रामायण महाकाव्य उद्देश्य नाट्यकृतम नट से ने रामायण महाकाव्य पर आधारित नाट्य प्रदर्शन किया। 12वीं शताब्दी की कृति संदेश रासक में रामायण अभिनय करते हैं उनका उल्लेख मिलता है। नानक की आसादीवार में रामायण नृत्य कृत नाटक के संकेत दिए गए हैं। 16वीं शताब्दी के 2 नाटक भाषा हनुमान नाटक एवं रामायण महानाटक प्राप्त हैं, जो कथावाचन, संवाद और गीत से युक्त हैं। रामलीला उल्लेख से प्रतीत होते हैं। तुलसीदास के जीवन के संबंध में कृष्णदत्त मिश्र कृष्ण गौतम चरिका की एक पंक्ति तुलसीदास द्वारा रामलीला प्रदर्शित आरंभ करने की प्रसंग में कही गई थी। ठीक है, इस पंक्ति को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे बस इसको लिखने के बाद ये बोलना कि इससे लगता है कि उस समय हनुमत अभिनय के नाम से जिन रामायण प्रस्तुतियों का प्रचलन था, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए तुलसी ने रामचरितमानस को रामलीला के लिए पारंपरिक रंगमंच का प्रस्तुत करने की दृष्टि के निश्चित योजना भी बना थी। मतलब कि इन्होंने ये वाली चीज़ बोली, इस लाइन को पढ़ने के बाद इनको ये चीज़ ऐसी लगी कि उन्होंने उसके बेस पे रामलीला को बना दिया, उसके बेस पे रामलीला को लिखना शुरू कर दिया, अपने थॉट्स को सामने डालना शुरू कर दिया। ठीक है, आज हिंदी प्रांतों में रामलीला जिन रूपों में प्रचलित है, उनके प्रवर्तक तुलसीदास हैं। ठीक है, अगर हिंदी वर्जन में है, जैसे ये तो संस्कृत में सब में है, अगर हिंदी वर्जन में है तो उसका श्रेय हमारे तुलसीदास को जाता है। रामलीला का नामकरण अवतारी चरित्र की अनुकृति की लीला का नाम पहले दिया जा रहा था। सूर्य के समय में कृष्ण और राधा गोपियों की चरिताभिनय को रासलीला का नाम मिल चुका था, तो तुलसी ने भी रामलीला नाम देना उचित समझा। विभिन्न नगरों में इसके प्रदर्शन की विभिन्न शैलियां हैं। बनारस, त्रिकुटा, मथुरा, अल्मोड़ा में रामलीला प्रसिद्ध है। रामलीला प्रदर्शन कई शैलियों में होता है, उनमें प्रमुख है बहुस्थलीय रंग भूमिका शैली। इसमें अभिनय स्थल विभिन्न स्थानों पर होते हैं और उन स्थानों तक स्वरूप और अन्य पात्र जुलूस में जाते हैं। ठीक है, ये जो है जुलूस निकलता है, आपने सुना होगा, सारे रास्ते बंद होते हैं, सब होता है, रामलीला का जुलूस निकलता है, तो ये वो वाली चीज़ है। इस शैली की रामलीला अब रामनगर और बनारस में होती है, दिल्ली में भी होती है, लेकिन इस तरीके की रामनगर में और बनारस में सबसे ज़्यादा धूमधाम से होती है। बनारस के पास रामनगर में रामलीला के सभी घटना स्थल स्थायी रूप से बने हुए हैं और इन सभी स्थलों को त्रिकुट, लंका आदि नाम से हमेशा के लिए जाना गया और जाना भी जाएगा। अभिनेता और दर्शक समाज प्रति रात्रि उसी स्थल पर एकत्र होते हैं जहाँ की लीला होने वाली होती है। रात्रि होता है रात में, उसी स्थल पर उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर रामलीला चलने वाली होती है, दिखाई जाती है। रंगस्थल नामानुरूप यथार्थवादी ढंग से बने रहते हैं और प्रति वर्ष वहीं पर उस विशेष दृश्य का अभिनय होता है। हर साल उसी जगह पर कैरेक्टर्स को लेकर, एक्ट्रेस को लेकर अभिनय करते हैं, सब कुछ होता है और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं हर साल। अनेक कथा प्रसंगों के लिए कई मंचों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए धनुष यज्ञ प्रसंग में परशुराम एक मंच पर प्रकट होते हैं और सामने दूसरे बड़े मंच पर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण होते हैं। दोनों अलग अलग मचानों से उनमें संवाद चलता है। बहुमंचीय प्रदर्शनों में अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार जुलूस भी निकाले जाते हैं। राम की बारात बड़ी सज-धज और बाजे गाजे के साथ अयोध्या से जनकपुरी की ओर पात्रों के साथ लीला में सम्मिलित हो जाती है। राम वनवास के समय दर्शक भी राम के साथ साथ चलते हैं और अयोध्या वासियों के रूप में आंसू बहाते हैं। नाट्य प्रदर्शन के साथ दर्शकों की एकात्मकता का इससे विशाल नाट्य आयोजन शायद ही दुनिया में कहीं और भी हुआ होगा।
कुछ नगरों में जैसे इलाहाबाद केवल झांकी शैलियाँ ही रामलीला होती हैं। राम कथा के विविध प्रसंग झांकियाँ या चौकियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इन चौकियों का जुलूस निकाला जाता है। एक चौकी पर रामायणी पाठ करते रहते हैं और पात्र अवसर के अनुरूप मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं और अंग संचालन करते हैं। कभी कभी कुछ संवाद भी बोलते हैं। ये चौकियाँ थोड़ी थोड़ी देर पर विशेष स्थानों, चौराहों, मंदिरों पर रोक दी जाती हैं। वहाँ आरती और चढ़ाव आदि होते हैं। इस प्रदर्शन शैली में कोई निश्चित क्षेत्र रंगस्थली का कार्य नहीं करता है। नाटकीय दृश्य चौकियों पर सजे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आए जाते हैं और साथ ही दर्शक समाज भी चलता रहता है। कुछ दर्शक वृंद एक ही स्थल पर रुक रह जाता है और रामलीला की सवारी के निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। रामलीला के कुछ विशेष दृश्य सभी प्रकार की प्रदर्शन शैलियों में इसी जुलूस शैली में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे भरत मिलाप का दृश्य। भरत मिलाप विशेष आयोजन और समारोह के साथ संपन्न किया जाता है। नगर के एक मार्ग से राम की सवारी चलती है और दूसरे मार्ग से भरत की, तो नगर की जनता इन दोनों पक्षों के साथ हो जाती है और सारे मार्ग में बराबर रामकथा का गायन और जय जयकार होता रहता है। एक अन्य शैली है प्लेटफॉर्म रंगमंच की। ठीक है, ये वाली जो होती है ये एक जगह रहकर होती है। जैसे कोई स्टेज शो होता है एक जगह ही है, ये वो वाली है। अब पारसी रंगमंच की शैली में भी रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इनमें पर्दों और दृश्य सज्जा का पूरा विधान अपनाया जाता है। 10 से 15 दिन तक रंगमंच नाटकों के रूप में सामूची रामकथा का प्रदर्शन भी कर दिया जाता है। रामलीला प्रदर्शनों का प्रमुख रामचरितमानस है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। समाजी या रामायणी उसी की चौपाई में कथा प्रसंगों और संवादों का गान करते रहते हैं और पात्र भी वही चौपाइयाँ बोलते रहते हैं और उनका ज्ञानुवाद भी कर देते हैं। चौपाइयाँ जो गीता में पढ़ाई जाती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको चौपाइयाँ बोली गई हैं। जो लाइंस होती हैं उन सबको बोला गया है। ठीक है, और वो पढ़ते रहते हैं बैठे हुए और सब साथ में पढ़ते रहते हैं। चौकियों और सिंहासन में प्रस्तुत की जाने वाली लीला में संवादों का प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत कम। रामनगर की रामलीला में रामायणी कथा गायन करते हैं। पात्र भी उन्हीं संवाद चौपाइयों को बोलकर गद्य में उनका अनुवाद संवाद रूप से बोलते रहते हैं। ठीक है, रावण वध की लीला सभी स्थानों पर एक जैसी ही होती है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के कागज के पुतले एक मैदान में खड़े किए जाते हैं और राम रावण युद्ध का अभिनय करके उन पुतलों में आग लगा दी जाती है। पुतले और उनमें भरी हुई आतिशबाजियां और पटाखे जलने लगते हैं और दूर दूर तक रावण वध, अस्त्र और शस्त्र की विजय की घोषणा की हो जाती है। ये लीला दशहरे के दिन होती है और रामलीला प्रदर्शन की प्रमुख घटना है। ठीक है, रामलीला में राम, सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अन्य अभिनय करने वाले पात्र 10 से 14 वर्ष तक ब्राह्मण लड़के होते हैं। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। शेष पात्रों का अभिनय कोई भी उच्च जाति वाला कर सकता है। अन्य पात्रों के लिए कोई आयु सीमा भी नहीं होती है। कई नगरों में वही व्यक्ति 20-30 वर्षों में रावण या हनुमान का अभिनय करने चले जाते हैं। राम और लक्ष्मण आदि का अभिनय करने वाले लड़कों को तीसरे वर्ष बदला जाता है। नए लड़कों का रामायणी रामलीला प्रदर्शन में 1 महीने पहले से गायन की शिक्षा दी जाती है। अधिकतर उन्हें पूरा पाठ याद करना नहीं होता, लेकिन अभिनय के बीच में समाजी चिल्ला चिल्लाकर पाठ याद दिला देते हैं और कभी कभी तो उनकी ओर से बोल भी देते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना, इस वजह से। पात्रों की मुख सज्जा में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया उनकी वेशभूषा में, सब चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों ही वेशभूषा को धारण करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, इसलिए पात्र के संवाद निवेदन की अनेक और पद्धतियों के साथ रामलीला नाटकों में रामायणी द्वारा कथा गायन की भी अनेक शैलियां हैं। वधों में हारमोनियम, ढोल और मंजीरे का भी प्रयोग होता है। उत्तर भारत में रामलीला का वह विशाल समारोह जनमानस की नाटकीय अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और इसका विस्तार नगर नगर, गाँव गाँव, यहाँ तक कि घर घर में है। ठीक है, रामलीला को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है स्टूडेंट। रामलीला पे सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासलीला की। रासलीला यूपी का प्रमुख धार्मिक लोकप्रिय नाटक है। रासलीला में कृष्ण की ब्रजवासी जीवन के अनेकानेक रूपों का नाटकीय प्रदर्शन भी होता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं इसका प्रमुख विषय होती हैं। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में प्रांगण में प्रति रात ये नाट्य प्रदर्शन होता है। लीला शाम से आरंभ होकर रात देर तक चलती है और भक्तगण उसी भाव से रासलीला देखने जाते हैं जिस भाव से
मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लीला प्रांगण में कोई जूते नहीं पहन सकता, धूम्रपान नहीं कर सकता, खाता पीता नहीं है। बालक कृष्ण के नटखटपन पर दर्शक गण स्नेहपूर्ण मुस्कुरा उठते हैं। किशोर कृष्ण और राधा की श्रृंगार भरी लीलाओं पर रोमांचित होते हैं और विरह प्रसंगों पर रो रो पड़ते हैं। दर्शक समाज के लिए वह अभिनेता वास्तव में कृष्ण राधा का ही है स्वरूप होता है। दर्शकों के लिए मतलब ये बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली में कृष्ण राधा का ही रूप होता है, इसलिए जो होते हैं दर्शक वो रोते हैं इन सब चीज़ों को देख के, वो पूरा डूब जाते हैं उन चीज़ों को देखने के बाद। उन्हें स्वरूप कहा जाता है और उनके अभिनय को देखना दर्शकों के लिए बहुत ही एक प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इसी से हर रात उन्हीं परिचित लीलाओं को देखने भीड़ आ जुटती है और जिस तरह में लोग इस नाट्य प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं और रस लेते हैं, जिस प्रकार राधे श्याम और कृष्ण राधा की जय जयकार से लीला स्थली गूंज उठती है, उससे आधुनिक यथार्थपरक नाट्य प्रदर्शकों को ईर्ष्या होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। रासलीला की उत्पत्ति कैसे हुई है? नाट्य शास्त्र में उपरूपक की गणना में रासक, नाट्य रासक एवं हल्लीसक का उल्लेख है। भागवत पुराण में कृष्ण के गोपियों के साथ रास नृत्य करने का सुंदर वर्णन किया गया है। आज भी सौराष्ट्र और मणिपुर में रास नाम के लोक नृत्य प्रचलित है। वैष्णव भक्ति के प्रचार के साथ ही कृष्ण का आचार्यों ने रास नृत्य के साथ कृष्ण के किशोर जीवन का नाट्य में जोड़कर उसे रासलीला का नाम भी दे दिया है। 14th सेंचुरी में वैष्णव भक्तों और आचार्यों ने इसका नाम दिया। 15 और 16 सेंचुरी में ब्रज भूमि में रास की ये परंपरा सूरदास, नंददास, वृजवासीदास और भी भक्तों ने इसको सहयोग दिया। इसमें संगीत काव्य की पूर्ति करी। इनके काव्य से पद ग्रहण करके दान लीला, मानस लीला, माखन चोरी, कृष्ण कृष्ण के किशोर और बाल जीवन की लीलाएं अभिनीति होती है। मथुरा वृंदावन में रासलीला की विभिन्न मंडलियां हैं जो रासलीला का प्रदर्शन करती हैं। ये मंडलियां घूम घूम कर दूर दूर तक गांवों और शहरों में भी प्रदर्शन के लिए जाती हैं। ठीक है, मंदिरों में विभिन्न पर्वों इन मंडलियों को बुलाया जाता है। कभी कभी भक्त लोग अपने घरों पर किसी उत्सव या त्यौहार पर इन मंडलियों को बुलाकर लीला कराते हैं। मंडली में समाजी बाजे वाले, स्वामी, प्रमुख गाने वाले, कृष्ण राधा और गोपी गोपियों का अभिनय करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये 7 से 8, 13 से 14 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। रासलीला या तो मंदिरों के प्रांगण में होती है या फिर प्रदर्शन के लिए खुली जगह पर की जाती है, जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से बैठकर आराम से उसको देख सकें। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब नीचे आ जाओ। प्रकाश की कोई विशेष योजना नहीं होती। बिजली की रोशनी या गैस की रोशनी का प्रयोग किया जाता है जो अभिनय स्थल के ऊपर या दोनों ओर रहती है। पात्रों की विशेष भूषा पारंपरिक होती है, ट्रेडिशनल होती है विशेष भूषा भी। रासलीला की अभिनय शैली कुछ अंतर्ज्ञानात्मक होती है। दर्शकों के लिए स्वरूप वास्तव में कृष्ण और राधा ही होते हैं। ठीक है, जो मेन वो होते हैं। रासलीला का संगीत पक्ष बहुत ही पुष्ट है। गीतों और पदों का तो उनके पास भंडार ही है। अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित ब्रज भाषा के उत्कृष्ट पदों के गायन भी वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। रास नृत्य कथक नृत्य का आदि रूप कहा जाता है। टुकड़े और चक्कर इसके प्रमुख अंग हैं। टुकड़ों में अभिनय की प्रधानता रहती है और चक्करों में तीव्र गतियाँ रहती हैं। ठीक है, अब आ जाओ अंकिया नाट पे। मध्य युग में वैष्णव मत विशेषकर कृष्ण भक्ति के विकास और विस्तार के कारण असम के वैष्णव संत शंकर देव ने अपने शिष्य सहित ब्रज मंडल की यात्रा की। वहां रासलीला की प्रस्तुतियों को देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने प्रदेश में लौटकर एक अंक के नाट लिखे जिसमें अधिकांश में कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ। तो अंकिया नाट जो है बेसिकली कृष्ण के रिलेटेड, लाइफ से ही रिलेटेड लिखे थे। शंकर देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाट है जिन्होंने 1518 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। इनको मैं इसलिए नहीं पढ़ी, ये बहुत इजी लैंग्वेज में है स्टूडेंट, आप ये खुद पढ़ सकते हैं। अंकिया नाटों में एक ही अंक होता है, उसमें उन्होंने रासलीला को, रामलीला को मिलाकर जो है सब कुछ बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा पात्र की वेशभूषा पे, साज सज्जा पे, सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कुछ भक्त नाटककारों को भी अंकिया नाटक लिखने का मौका दिया गया है।
अब आ जाओ स्वांग सांग पर। सांग हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है। इनमें पद्य एवं संगीत का महत्व है। लोक धुनों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें होता है। सांग की भाषा हरियाणवी होती है। सांग मंडली का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक पात्र का अभिनय कर सकता है। सबको सभी नाटकों का पाठ याद रहते हैं और आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। सांग के लिए साज सज्जा वाले रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। खुले मैदान में तख्त डालकर प्रस्तुति कर दी जाती है। छोटे से मंच पर सब अभिनेता बैठते हैं। जिसकी बारी आती है वो उठ उठ कर बोल देता है अपनी बात को। ठीक है, संवाद है, नृत्य गान है, सब उसी पर ही होते हैं सब कुछ। सांग हरियाणा का प्रमुख लोक नाटक है। नकल, सांग, नाच, तमाशा और नौटंगी का पूर्व रूप या पर्याय है। ये स्वांग का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है भेष करना, रूप भरना या नकल करना। ठीक है, हरियाणा में सांग भरना एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है रूप भरना या रूप बनाना। वास्तव में स्वांग वह रूप बनाना कहलाता है जब प्रयत्न करने पर भी रूप से तथा तथ्य आरोप ना हो सके और पत्र में विकृति आ जाए। सांग के जो रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर है वह हूबहू स्वांग जैसे ही लगते हैं। हरियाणा का जनोल्लास सांग के द्वारा प्रस्फुटित होता है। लंबा कंथा गीत इस सांग का प्राण है। ठीक है, इसमें भी सेम वही कि एक ऐतिहासिक रूप से इसको रखा जाता है, बहुत प्रायोरिटी दी जाती है ऐतिहासिक रूप से। इसके अंदर इसमें पद्य की प्रधानता भी पाई जाती है। इसमें खुले रूप से प्रदर्शित होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ नौटंकी। नौटंकी गैर नाटक है और इसका प्रदर्शन यूपी, पंजाब और राजस्थान में है। इस शैली को प्राचीन नाटकों का संगीत कहा जाता था। अब भी नौटंकी का संगीत नाम स्वीकृत है। नौटंकी नाम पड़ने का कारण शहजादी नौटंकी नाम के एक संगीत को बतलाया जाता है जो इतना लोकप्रिय हुआ कि इस नाट्य रूप का नाम ही नौटंकी पड़ गया। ठीक है, पंजाब की अत्यंत समरूपी और कोमलांगन शहजादी का नाम नौटंकी था। एक बार भाभी के ताना मारने पर ही बड़े रौब वाले हो तो नौटंकी शहजादी को क्यों नहीं बहा ले आते। ये युवक जानना वेश धारण कर किसी उपाय से नौटंकी के पास पहुंच गया। अधिक मित्रता हो जाने पर दोनों महल में प्रेमी प्रेमिका की भांति रहने लगे। बादशाह को पता चलने पर युवक को फांसी का हुक्म दिया। नौटंकी भी साथ प्राण त्यागने को तैयार हुई। तब बेटी के मुंह में युवक हो क्षमा दान दे दिया और उनके साथ नौटंकी की शादी करा दी गई। ठीक है, इस नाम के संबंध में कुछ कारण बतलाए जाते हैं। नौटंकी की व्युत्पत्ति नाटक शब्द से मानी जाती है। नाटक से नाटकी और उनकी नौटंकी। कुछ लोग इसका टिकट नौटंकी का होता था, मतलब इसका जो टिकट था वो नौटंकी का होता था, इसलिए इसका नौटंकी नाम पड़ना बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इनके टिकट नौटंकी के होते हैं और इस तरीके से कोई भी मतलब इनका नाम स्पेशली तौर पे ये लगाया गया। अनुमान के तौर पे नौटंकी का विकास गाथा गायन की शैली से हुआ। गाथा गायन अपनी कथाओं में बीच बीच में नाट्यकार अभिव्यक्ति करते हुए धीरे धीरे नाट्य की अभिव्यक्ति के लिए पात्रों का प्रयोग भी किया जाने लगा। इस प्रकार नाट्य रूप का जन्म हुआ। नौटंकी की परिकल्पना कथा गायन के रूप में ही की जाती है, पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यूपी और राजस्थान में ये दो नौटंकी के प्रमुख प्रदेश हैं। इन दोनों स्थानों पर नौटंकी अपने मूल रूप में तो एक ही जैसी रचना और व्यवहारों को अपनाती है, परंतु स्थानीय संगीत और नृत्य शैलियों में अंतर होते हैं। ठीक है, कानपुरी नौटंकी के प्रवर्तक श्री कृष्ण पहलवा पर प्रसिद्ध देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत प्रभाव था। उसके कारण उन्होंने जलियांवाला बाग, टीपू सुल्तान, शहीद भगत सिंह आदि नौटंकियां प्रस्तुत की, जिन जन समुदाय और के बीच राष्ट्रीय और भावनाओं को पैदा करने के लिए बताने के लिए। नौटंकी लोकप्रिय नाटक है, फिर भी उसमें बहुत से धार्मिक और पौराणिक चीज़ों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, नौटंकी की भाषा में उर्दू और हिंदी यूज़ होती है। भाषा में उर्दू और हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है और उस पर ही निर्भर रहकर नौटंकी को बनाया जाता है। इस तरीके से खुले रंगमंच पर चारों ओर दर्शक बैठे हुए होते हैं और नौटंकी को देखते हैं। अभिनय शैली है रंगमंच की है और औपचारिक अभिनेता को स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियली जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको फ्रीडम देती है कि आप किसी भी उसमें आराम से बात कर लो, अपने डायलॉग्स को बोल लो। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, जैसे रामलीला में संस्कृत का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया। रंगमंच पर पात्रों का प्रवेश और प्रस्थान, मंच पर उनकी गतियों और संवाद निवेदन कुछ बहुत ही सरल होते हैं। मंच पर अभिनेताओं की गतियों में उन्मुखता का आभास होता है और वो सारे मंच पर घूम घूम कर अभिनय करते रहते हैं। संवाद बोल चुकने के बाद अभिनेता वादक द्वारा नगाड़े पर अपने गाए हुए चरण और पंक्तियों की लय दोहराने लगते हैं। और नौटंकी या संगीत में स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियां ही करती हैं। स्त्रियों को नौटंकी गायन और अभिनय के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता होता है। ठीक है, अब आ जाओ नौटंकी दूसरे पे। हमने पहला पढ़ा था नौटंकी यूपी का संगीत प्रधान लोक नाट्य रूप है। हिंदी लोक नाटक के अध्येता के लिए ओपेरा शैली का नौटंकी रंगमंच अत्यंत रोचक रंगमंच है। नाट्य प्रणाली की दृष्टि से इसे मध्ययुगीनता और आधुनिकता के बीच रखा जाता है। मानक हिंदी कोश 1964 में नौटंकी की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि सामान्य जनों के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले एक प्रकार का लोकनाट्य है जिसका कथानक श्रृंगारिक अथवा युद्धर्पक होता है और जिसके संवाद गेय होते हैं। इसमें संगीत की प्रधानता होती है और इसके छंदों का गायन नक्कारे अथवा ढोलक के साथ किया जाता है। इस परिभाषा में नौटंकी की दोनों विशेषताएं लोकपरकता और संगीत प्रधानता का उल्लेख करती है। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, देखो जी, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मुल्तान की सुंदरी राजकुमारी नौटंकी प्रतिदिन नौटंका भर आहार ग्रहण करती थी और इसी से उनका नाम नौटंकी पड़ गया। एक दिन एक युवक को उसकी भाभी ने ताना मारा। अब ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है, सिर्फ नौटंकी 2 और नौटंकी 1 का नाम दे दिया गया है और कुछ भी नहीं है, और वही सब कुछ सेम है पूरा। इसमें भी सेम टू सेम वही वेशभूषा, वही नॉर्मली सब कुछ करना, सब कुछ चीज़ें दिखाना, सब वैसा ही है। स्त्रियां स्त्रियों के रोल करती हैं, पुरुष पुरुष के रोल करते हैं। ठीक है, सब वेशभूषा और रूप सज्जा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। भाषा जो है उर्दू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ विदेशिया। विदेशिया बिहार का अत्यंत लोकप्रिय नाट्य रूप है। इसकी प्रेरणा भिखारी ठाकुर का नाम बिहारी राज्य में ही नहीं समूचे भोजपुरी क्षेत्र में फैला हुआ है। भिखारी ठाकुर पढ़े लिखे नहीं थे, वे बचपन में ही अपना घर छोड़ गए थे और अपनी एक घुमंतू नृत्यगान मंडली बना ली थी। बहुत पहले से ही भोजपुरी क्षेत्र में लौंडा नाम से एक नृत्य शैली प्रचलित थी। लौंडा नाव का कोई रीतिबद्ध नृत्य नहीं होता। ढोलक या तबले की तीव्र लय पर नृतक लौंडा कमर को विभिन्न तहत से ढुलाते हैं। भिखारी ठाकुर की नाच पार्टी में लौंडा नाच का होना अवश्य होता था। नाच के बीच बीच में गायन और छोटे छोटे संवाद टुकड़े विदेशिया नाटक का स्वरूप कहलाते थे। ठीक है, विदेशिया नाटक का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसका विशेष कारण था कि भिखारी ठाकुर ने अपने पहले नाट्य में उस वीरिणी युवती को दुख गाथा बयान की थी जिसका पति काम की तलाश में कलकत्ता या ढाका जाकर विदेशी बन जाता है। ठीक है, और फिर वही किसी नगर स्त्री से प्रेम करके उससे विवाह कर लेता है, तो इसलिए इसका नाम विदेशिया पड़ा था और विदेशिया को लेकर इन्होंने पूरी कथा को आगे बढ़ा दिया। विदेशिया में बेसिकली इन्होंने उन चीज़ों को जो ज़्यादातर सैड होती थी उनको दिखाने की कोशिश करी है, उन चीज़ों को ही उन्होंने प्रायोरिटी दी कि हाँ इसको दिखाना है। उसकी शैली को अपनाकर इधर नए सिरे से अपना निर्देशित नाटकों में विदेशिया नाट्य शैली का उन्होंने यूज़ करा। ठीक है, इसको यूज़ करा। अब आ जाओ ख्याल। लोक नाट्य रूप ख्याल का राजस्थान में अत्यधिक प्रचार है। यह ख्याल तथा लावनी दोनों नामों से जाना जाता है। वैसे तो ख्याल की परंपरा काफ़ी पुरानी है, परंतु अपने वर्तमान रूप में राजस्थानी ख्याल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। ख्याल प्रदर्शन समूचे राजस्थान और उसके आसपास के प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय है और ख्याल मंडलियाँ निश्चित शुल्क पर विभिन्न नगरों और गाँवों का दौरा करती हैं तथा प्रदर्शन करती रहती हैं। ख्याल शब्द खेल या उर्दू शब्द ख्याल विचार से बना होगा। इस नाटक रूप का ये नाम क्यों पड़ा, इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि इसका नाम ख्याल क्यों पड़ा है। ख्याल एक उर्दू का वर्ड है स्टूडेंट। ख्याल नाटकों में ज़्यादा से ज़्यादा कथानक प्रचलित लोक कथाओं पर हिस्टोरिकल बेसिस को चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। ख्याल में स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां नहीं करती हैं। इनकी वेशभूषा पर साज सज्जा बहुत नॉर्मल होती है, सामान्य सी होती है, ज़्यादा इन पर इतना फोर्स नहीं किया जाता। रात के प्रारंभ में
ख्याल का प्रदर्शन होता है और आधी रात तक ये चलता रहता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। राजस्थानी भी ख्याल को देखना पसंद करते हैं। और जो हमारा दूसरा ख्याल है वो भी सेम टू सेम ही है, बस इसमें थोड़ी सी ये है कि मेवाड़ी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कंचामुड़ी ख्याल, शेखावती ख्याल, हथरसी ख्याल, ये सब कुछ शैलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर शैलियाँ हमारी थोड़ी सी चेंज है। शैलियों को आप पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में है, शैलियों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। मैंने इसको देखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है हमारा मार्च। तो मार्च भी एक बहुत इजी लैंग्वेज में है आपका, इसलिए मैंने आपको ये बताना अच्छा नहीं समझा। मार्च को भी आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। जो बेसिक आपका रामलीला, रासलीला और जो कुछ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ गया है आपका सारांश मतलब निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष आप पढ़ लेना, बेटर होगा। और निष्कर्ष को मैंने बता रखा है कि अपने आंसर को लेकर टोटल जो है अपनी 2-2 लाइनें उठाकर आपको आंसर लिखना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रामलीला और रासलीला को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, इन पे सेपरेट क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।